जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति मुल्क से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता था। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गया। मैं आश्चर्य में होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी उसने। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको खुश होना चाहिए सुनकर। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा। अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ, मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की दूरी का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। हम दो ही व्यक्ति थे। घर में तो कोई दूसरा था ही नहीं। एक मैं और दूसरा माजिद। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सोचने से कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने भी संगीत नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरे ही पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाई। माजिद ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, खाला, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था।
मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से मेरे पास रह रहा था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरे शौहर मेरे पर बहुत विश्वास करते थे। इस रिश्ते से जीजी और माजिद से भी बहुत बेतकल्लुफ़ थे। माजिद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फ़िक्र नहीं सताएगी। खाला कहाँ खो गई हैं? माजिद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं माजिद से यह कहकर अपने कमरे में चली आई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर आ बैठी। मेरी सोच ख़त्म हो चुकी थी। माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आपा सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई, मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब दीदी के घर माजिद पैदा हुआ, मैं 10 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल काफ़ी पास में था। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाती थी वहाँ, और माजिद भी नमाज मस्जिद में जाकर ही पढ़ता था। ना मुझे अपनी दीदी की तबीयत पर शक था, ना ही माजिद के किरदार पर शक था। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक माजिद पर जा रहा था, क्योंकि मेरे और माजिद के अलावा कोई तीसरा आदमी था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नापायदार हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त की हालत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ में होता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मजहर के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी हैं और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। खाला, मजहर अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मजहर के हवाले से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया था, मुझसे रात देर तक बातें करता रहता, हंसता रहता, मजाक करता रहता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि मजहर अंकल ने प्रदेश में किसी मैम से शादी कर ली है।
तभी तो वो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा ही नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह उस वक्त कोई भी होता तो खौफ ही खाता। मैं अकेली उस वक्त माजिद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतनी घबरा क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। माजिद ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएं, वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रुखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रच रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत ही नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्का देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करने, और हाँ, दूध ज़रूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। उसका इंतज़ार करके मैं तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरी जहन में वो वाक़यात गुजरने लगी जब आपा का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत ही सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो
तो मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी ही फराख दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते हुए देख रही थी। मेरी आपा दिल की मरीज हैं। अगर वह सच जानती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ा गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा माजिद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रौब जमाकर पूछना तो मुझे दबा के रख गया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब न पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश तो ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फ़िक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी ही उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ मुल्क से बाहर जाते और वो औरत बहुत ख्याल रखती थी मेरा। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके शौहर भी मुझसे बहुत अपनापन मानते थे, मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लेने जाती तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से माजिद आया था, मैं हर काम माजिद से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोसियों से कुछ भी काम नहीं था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना है। मुझे बस ये काम था अपने पड़ोसियों से कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना है। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जाहिदा से क्या कहूँगी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वह सह ना सकती। अगर शौहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी ना मानता, मेरा घर बर्बाद हो जाता। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसलिए मेरे साथ वो डॉक्टर के पास चलेगी। वो मेरी बात मान गई।
मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। खाला, ये क्या कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, तो मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे माजिद की मेरे लिए फ़िक्रमंदी बिल्कुल नहीं भा रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर सी गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उतर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी। मेरे सामने मेरा शौहर था। मजहर कब घर आ गए, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुमने दरवाज़ा लॉक करके सोई? मजहर की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी, इसलिए मजहर के साथ लगकर मैं बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो बस मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मजहर अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन कराने जाना था, लेकिन मजहर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि मजहर से क्या बहाना बनाऊं, कैसे बात छुपाऊं। मैं परेशान सी बाहर लाउन में बैठी थी, तभी माजिद किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खाला, कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज? मैंने उसे नफ़रत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। मेरी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसी कर लेते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ खाला कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उससे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, खाला क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? माजिद की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मजहर अभी सो रहे थे। दरवाजे से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। माजिद अब
टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर मजहर के उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मजहर को इस बात की भनक भी लगे। माजिद वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोला। जैसे ही उसने पढ़नी चालू की तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मजहर आंगन में आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरी तन से जुदा हो गई। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मजहर तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिरी गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ट्रिप लगी थी। मजहर बड़ी गौर से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह ही कांप गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही माजिद ने कुछ ऐसा किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट की अदल बदल है। यह सब गलत फहमी है। माजिद की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, खाला, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं दिखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा है। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। वो रो कर अपनी बातों को बता रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ, यह नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती हैं। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा टेस्ट करवा लूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।